हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव आर्या, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर का टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड हैं, पेरियोडिक टेबल में कहाँ सिचुएटेड होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे इन्हें ऑब्टेन किया जाता है, यही सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम तक आज तक हमें टोटल 118 एलिमेंट नोन है। कितने एलिमेंट नोन है? 118। लेकिन हमारे लिए इन सभी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रख पाना मुश्किल है। तो हमने क्या किया? इन्हें कैटेगराइज किया। कैटेगराइज किस बिहाफ पर किया? कैटेगराइज किया है इन्हें इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर। मेनली टू ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। और अगर मेटल्स की बात की जाए, दे ऑल आर सॉलिड। एक एक्सेप्शन है हमारे पास, मर्क्यूरी। मेटल्स जितने भी हैं उनमें मर्क्यूरी एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फिजिकल स्टेट में होता है। रेस्ट ऑफ द मेटल अदर देन मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। टोटल 118 एलिमेंट्स में से 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं और गैसियस फेज में है रूम टेम्परेचर पर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, टोटल 22 नॉन मेटल अवेलेबल हैं, रिमेनिंग 96 जो हैं वो मेटल्स हमारे पास होती हैं। ये हम जो 118 एलिमेंट नोन है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि अगर हम पेरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट मेटल हैं, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल हैं? तो क्या सिर्फ पेरियोडिक टेबल को देख करके हम ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो हम देखिएगा। देखो, मेटल जो होते हैं ये हमेशा पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड प्लेस्ड होंगे। ओके, और कुछ नॉन मेटल पेरियोडिक टेबल के सेंटर में भी सिचुएटेड होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर प्लेस्ड एट राइट हैंड साइड ऑफ द पेरियोडिक टेबल। ये हमेशा पेरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और मिडिल में आपके पास मेटल्स अवेलेबल हैं, एक्सट्रीम राइट में आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं, अब देखो अगर ये एक दूसरे से सेपरेट पोजीशन गेन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई एक थिन लाइन होगी जो इनको सेपरेट कर रही है। जो एलिमेंट मेटल्स और नॉन मेटल की सेपरेटिंग बॉर्डर लाइन पर सिचुएटेड हैं, उनमें प्रॉपर्टी मिक्स है। मिक्स कैसे? वो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर ऐसा है तो ऐसे मेटल्स को कहा जाता है मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेलुरियम एंड पोलोनियम, दे ऑल आर मेटलॉइड्स। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक पेरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट को थियोरेटिकली डिस्कस किया है तो चलिए देखते हैं कि हमारे पेरियोडिक टेबल को देख करके कैसा पता चलता है पोजीशन के बारे में मेटल और नॉन मेटल की। स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये वो जिगजैग लाइन है एलिमेंट्स की जो मेटल को और नॉन मेटल को सेपरेट कर रही है। मेटल्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सिचुएटेड हैं और नॉन मेटल जो हैं वो पेरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड सिचुएटेड हैं। तो हम पेरियोडिक टेबल को देख करके बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पोजीशन के बारे में। अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, अगर आप देखो, ये टॉप टू बॉटम मूवमेंट है पेरियोडिक टेबल का, और ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है पेरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है, ये टॉप टू
बॉटम मूवमेंट हमारा हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम ये देख रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा। स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। देखो ये एरो जो है वो ये बता रहा है कि राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। और अगर हम किसी ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीमेंट कैसे होगा? इस तरह से, ये जो एरो की डायरेक्शन है ये इंक्रीज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अगर हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है दे आर मोस्ट मेटालिक इन नेचर। इस पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर है दे आर मोर मेटालिक एलिमेंट्स, और जो एक्सट्रीम राइट में होंगे दे आर आइदर लीस्ट मेटालिक कह सकते हो या फिर नॉन मेटालिक आप इन्हें कह सकते हो। स्टूडेंट, ये था हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेटल और नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मेन हमने क्लासिफिकेशन किया है वो किस बिहाफ पर किया है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मेटल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मेटल्स जितने भी होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में आइदर 1, 2 और 3, 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम केमिकल रिएक्शन में इजीली लूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर हम बात करते हैं मेटल्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में, ये हमारे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो हम बात कर रहे थे मेटल्स के बारे में, लेकिन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो है, जस्ट लाइक सोडियम, लेकिन इट बिहेव्स आल्सो एज नॉन मेटल। ओके, एंड हीलियम के बारे में अगर हम बात करें, ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन जैसे कि मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, हीलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। हाइड्रोजन और हीलियम इलेक्ट्रॉन रखते हैं मेटल्स की तरह वैलेंस शेल में, लेकिन प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक शो करते हैं। क्लियर? ये एक्सेप्शन भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है ताकि आप नोट कर सकें। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल के बारे में, देखो मेटल वो हैं जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। नॉन मेटल वो हैं जो 4 to 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, क्या है? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस थियरी से, इस स्टडी से हमें यह पता चला कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एलिमेंट के तो वो मेटल है, और अगर 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नॉन मेटल है। और स्टूडेंट, यही हमारे पास बेस है 118 एलिमेंट को एक दूसरे से क्लासिफाई करने का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये था कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या हो गया एलिमेंट्स का एज मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम बात करने वाले हैं मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर हम रूटीन लाइफ में उन्हें यूज कर रहे हैं तो किस तरह का वो अपीयरेंस या प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर मेटल एंड नॉन मेटल को कंपेयर करें, फर्स्ट है हमारे पास में स्टेट, फिजिकल स्टेट, वो भी रूम टेम्परेचर पे।
रूम टेम्परेचर पे मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड हैं, एक्सेप्शन हो गया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर ऐसा मेटल है जो लिक्विड फिजिकल स्टेट में मिलता है। क्लियर। अगर हम बात करें नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो ये सॉलिड और गैस होंगे रूम टेम्परेचर पर। आप ये ध्यान रखिएगा 11 ऐसे हैं जो गैस फिजिकल स्टेट में हैं, 10 ऐसे हैं जो सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो लिक्विड फिजिकल स्टेट में होता है और वो है ब्रोमाइन। ठीक है स्टूडेंट, एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फिजिकल स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, और एक नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फिजिकल स्टेट में है और वो है हमारा ब्रोमाइन। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के जो हम पढ़ रहे हैं वो है लस्टरस। Metals are generally lustrous in nature. They have shiny appearance on them. आप देखते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, एल्यूमिनियम, ये थोड़ी सी लाइट ग्लिटर करते हैं। दे हैव शाइनी सरफेस ओवर देम। यस, दे रिफ्लेक्ट लाइट, दैट्स व्हाई दे आर शाइनिंग। बट अगर मैं आपसे बात करूं नॉन मेटल के बारे में, दे जनरली डू नॉट have any lustrous, means we can say they are dull in nature. But there is also an exception. What is that exception? Iodine. Iodine एक ऐसा नॉन मेटल है जो डल अपीयरेंस नहीं रखता। अगर आप आयोडीन को देखोगे तो इसकी सरफेस शाइनी होगी। ठीक है, और ये हमारे पास में एक सॉलिड नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर हम मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर कर रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अगर मेटल्स हैं दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे गैलियम के बारे में, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो गैलियम मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह से सीजियम भी एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ा दो वो भी लिक्विड फेज में आ जाएगा। सो जनरली क्यों है, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं, एक्सेप्शन आप कह सकते हो, जो कि बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। बट नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है। क्या है? डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल का एलोट्रॉप है। कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका एलोट्रॉप होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो हम एक्सेप्शन यहां पर मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होती है हमारे पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास किसी सब्सटेंस का आ रहा है, वही हमारी डेंसिटी है। अब देखो, मेटल्स की बात करें, दे हैव हाई डेंसिटीज। जनरली मर्क्यूरी की डेंसिटी सबसे हाई है, इट इज 13.58 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज वेरी हाई। बट अगर नॉन मेटल की बात करें, दे हैव जनरली लो डेंसिटी। सल्फर की डेंसिटी काफी लो है, इट इज 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर डेंसिटी ऑफ डायमंड की बात करें, देखो ये एक्सेप्शन आप कह सकते हो, हमने लिखा है डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसकी डेंसिटी हाई है। अब देखो हाई भी कितनी बता रहे हैं, नॉन मेटल की डेंसिटी में हम हाई किसे बता रहे हैं, 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को, जबकि भी मेटल्स की डेंसिटी कितनी है, 13.58 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देख सकते हो नॉन मेटल में 3.51 भी बहुत हाई है और मेटल्स के लिए 13.58 हाईएस्ट हमने मानी है। देन ये डिफरेंस है डेंसिटी का। डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब है अगर हम किसी भी सब्सटेंस को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें विदाउट ब्रेकिंग, अगर बिना टूटे कोई सब्सटेंस थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर मोस्ट डक्टाइल। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये भी अच्छे डक्टाइल हैं, इन्हें वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स जितने भी हैं ये नॉन डक्टाइल हैं, मतलब हम नॉन मेटल्स के वायर जो सॉलिड नॉन मेटल हैं उनको भी वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर हम मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर कर रहे हैं वो है मेलिएबिलिटी। व्हाट इज मेलिएबिलिटी?
they can be beaten into thin sheet with hammer and without breaking. अगर हम हैमर की हेल्प से लंप लें मेटल का, उसको बीट करें, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबिलिटी, एंड मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। स्टूडेंट, गोल्ड और सिल्वर डक्टाइल तो है भी सही, हाईएस्ट डक्टाइल है, ये हाईएस्ट मेलिएबल भी है। बहुत ही थिन शीट गोल्ड और सिल्वर की बनाई जा सकती है। बट जस्ट लाइक डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। अगर आप नॉन मेटल का, सॉलिड नॉन मेटल का लंप लो और उसे हैमर से हिट करो, इट विल क्रश्ड, वो ब्रिटलनेस शो करता है, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की हाई है, और मेटल में भी गोल्ड और सिल्वर की हाई है, कॉपर और एल्यूमिनियम की मॉडरेट या गुड आप कह सकते हो। नॉन मेटल्स जो हैं वो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। देखते हैं बाकी किन प्रॉपर्टी पर आप मेटल्स और नॉन मेटल को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कंडक्शन। अब यहां पर कंडक्शन का मतलब दो तरह से है, एक तो आप कंडक्ट करा रहे हो हीट को, और एक आप करा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, बट सारे मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं होते। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लेड के बारे में, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। देखो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होगा, सिल्वर। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है और हीट का भी, लेकिन लेड एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली अब आपसे पूछा जा रहा है मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आराम से लूज हो जाते हैं, मतलब एटम से बाहर आ जाते हैं। सो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। एग्जाम्पल, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर पा रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसमें ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम इस तरह से अरेंज होता है कि हर कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो एक्सेप्शन है हर प्रॉपर्टी में वो ही याद रखने हैं, वही जनरली पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर हम मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज हार्डनेस। मेटल्स आर हार्ड, यहां पर एक्सेप्शन है। देखो हम एक्सेप्शन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं लेकिन सारे मेटल इक्वली हार्ड नहीं होते। कैसे कह सकते हो, सोडियम है, पोटेशियम है, दे आर सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या है, सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या है, जैसे आप एक नाइफ लेके बटर को कट करते हो, आप सोडियम और पोटेशियम के लंप को भी आराम से कट कर सकते हो। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं ये सॉफ्ट मेटल है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। आप एक चाकू की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से भी इन मेटल के लंप को कट कर सकते हो। अगर नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन है और वो है डायमंड। डायमंड जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। कार्बन डायमंड के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं कि कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, तो डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। साथ के साथ ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है टिल नोन। आज तक जितने भी नेचुरल सब्सटेंस मिले हैं, नेचुरल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, उनमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो है हमारा डायमंड। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर मेटल और नॉन मेटल को हम कंपेयर कर रहे हैं वो है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, मीन्स दे मेक नॉइस व्हेन दे आर हिट। आपके पास मेटल का ऑब्जेक्ट है, आपने दूसरी मेटल से हिट किया, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये साउंड काफी समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है, कुछ समय तक हमें वो सुनाई देता है। इस साउंड को कहा जाता है क्लिंगिंग साउंड।
इस साउंड को क्या कहा जाता है? क्लिंगिंग साउंड। आप लोग टेम्पल जाते हो, आपने बेल हिट किया, उसका साउंड एटमॉस्फेयर में काफी समय तक रहता है। ठीक है, तो मेटल जो है वो जनरली सोनोरस नेचर के होते हैं, दे प्रोड्यूस क्लिंगिंग साउंड। बट नॉन मेटल्स ऐसे नहीं होते। अगर कोई भी सॉलिड नॉन, देखो गैस और लिक्विड नॉन मेटल को तो आप हिट करो तो उससे तो कुछ होगा नहीं। सॉलिड को लो, उसको हिट करो, इट विल ब्रेक इनटू फाइन पाउडर, इट विल शो ब्रिटलनेस। सो दे आर जनरली नॉन सोनरस। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बिहाफ पर मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर कर लिया है। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप लोग अब ये भी जानना चाहते हो सर कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास में आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। देखो स्टूडेंट्स, हमने ये कहा मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये सारे के सारे मेटल एक कॉमन केमिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं, और वो क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी मेटल केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मेटल उन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि मेरे पास में सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। जब कभी भी ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा तो अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद पॉजिटिव रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन बनेगा Na+, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। स्टेबल का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। स्टेबल का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। जब कभी भी मैग्नीशियम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और मैग्नीशियम आयन पे चार्ज कितना आ जाएगा? +2। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेटल के आयन पर आता है। एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। एल्यूमिनियम केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इस पर +3 का चार्ज आ जाएगा। +3 का चार्ज गेन करते ही इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये एक स्टेबल एटम बन जाता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यही एक कॉमन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है सभी मेटल्स की। अगर आप ये देखना चाहो कि मेटल्स अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हम 1 बाय 1 आने वाली स्लाइड में केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ने वाले हैं मेटल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। और अगर आपसे बात की जाए कि ये मेटल का ऑक्साइड एसिड है या बेसिक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इट इज बेसिक इन नेचर। कैसे? सोडियम है, केमिकल रिएक्शन में वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, बन गया उसका ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, हम ये प्रूफ करें, तो हमने क्या किया, सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दिया। जैसे ही दोनों सोडियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे, हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आप लोग एसिड बेस जो चैप्टर है वो 7th क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हो, ठीक है? तो आपको पता होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है। कैसे बना? सोडियम मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया और वाटर में डिसॉल्व कर दिया। इसी तरह से हमारे पास में
जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, डन। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। इसका मतलब अगर आप मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाना चाहते हो ऑक्सीजन के साथ में, देखो यहां पर ये जो रिएक्शन हुई है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हुई है। अगर ये एयर से भी रिएक्शन करेगा सोडियम तो अपना ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन मैग्नीशियम क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो हमें हीट चाहिएगी, हीट दे करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। और अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी पानी में ऐड कर देंगे तो वो भी बेसिक नेचर शो करता है। क्लियर? When metal combine to oxygen, they loses its valence electron and form a positively charged metal ion. तो हम ये कह सकते हैं यहां पर अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। डन। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी की ऑक्सीजन के तरफ। देखो अगर मेटल सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है, मेटल पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम ये रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। सोडियम ने बनाया सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ने बनाया पोटेशियम ऑक्साइड, रिएक्शन आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जिनको, जैसे अभी हमने देखा था मैग्नीशियम जैसे मेटल, जिन्हें ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिनको हीट करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है? जैसे कि देखो metals like magnesium do not react with oxygen at room temperature, they burn in air। हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ एयर में हीट किया तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक रिएक्शन हुई नॉर्मल टेम्परेचर पर, एक थोड़ा सा हीट करके हमने रिएक्शन देखी। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि जिंक, ये रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्ट नहीं कर रहे और नॉर्मल हीटिंग पर भी रिएक्शन नहीं करते, दे बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप एक बहुत हाई टेम्परेचर मेटल को दोगे तब जाकर के मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो हीटिंग हम दे रहे हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। मैग्नीशियम को जो हीटिंग दी थी, टेम्परेचर दिया था वो थोड़ा सा कम था, जिंक को जो हम हीट दे रहे हैं ये थोड़ी सी हाई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल अगर आयरन है या कॉपर है, तो स्टूडेंट्स यहां पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन का ऑक्साइड बनाना है या कॉपर का ऑक्साइड बनाना है तो आप सिर्फ हीट प्रोवाइड करके ऑक्साइड नहीं बना सकते। दे रिएक्ट, ये कब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में? प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। एक प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब है बहुत लंबे समय तक लगातार अगर हम हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तब जाकर के आयरन और कॉपर अपना ऑक्साइड बना पाएंगे। मतलब यहां पर हीटिंग थी, कम थी, यहां पर हीटिंग है, थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आयरन और कॉपर के केस में हीटिंग बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। देख लो ये जो हीटिंग है ये हीटिंग है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, और हर एलिमेंट, हर मेटल अपना अपना ऑक्साइड बना लेता है जब उसे एयर की प्रेजेंस में बर्न या हीट किया जाता है। तो ये था हमारे पास में रिएक्टिविटी या रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट कंडीशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद वाटर के बारे में। पानी के साथ में कैसा बिहेवियर होता है मेटल्स का। मेटल को जब पानी से रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो या तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल विद वाटर के साथ में। कुछ मेटल ऐसे होंगे जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जिस वाटर ऑन हीटिंग जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो रिएक्ट नहीं करते हैं इवन ऑन विद स्ट्रीम। पानी की स्टीम भी अगर आप दे दोगे ना तब भी वो रिएक्शन नहीं करते। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये वाइग्रसली रिएक्शन करते हैं। वाइग्रसली का मतलब बहुत फास्ट स्पीड से,
बहुत तेजी के साथ में। किसके साथ में? कोल्ड वाटर के साथ में। मतलब पोटेशियम एंड सोडियम रूम टेम्परेचर या ठंडे कोल्ड वाटर के साथ में भी बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन करके खुद का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाती है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन निकल गई। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, रिएक्शन वाइग्रसली है, बहुत तेजी से है, कोल्ड वाटर के साथ में है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो कि ये जो हाइड्रोजन है इट इज अ गुड फ्यूल, हाँ या नहीं? हम ये बात जानते हैं कि हमारा हाइड्रोजन जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, ये बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, 55 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, सॉरी, ठीक है। तो ये एक अच्छा फ्यूल है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये जो दोनों रिएक्शन आपने देखी है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये इतनी ज्यादा हीट निकालेगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच कर लेती है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर इज सो एक्सोथर्मिक, जो लिबरेटेड हाइड्रोजन है वो फायर कैच कर लेगी, ठीक। तो पहला हमने देखा सोडियम एंड पोटेशियम की कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन, और वो भी वाइग्रस रिएक्शन। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करें, ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन जो है वो वायलेंट नहीं है, थोड़ी सी लेस वायलेंट है, मतलब बहुत फास्टली नहीं हो रही है, मॉडरेट रेट से हो रही है। कैल्शियम ने वाटर से रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गई है। थर्ड हम बात कर रहे हैं मेटल लाइक मैग्नीशियम की। ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, ये रैपिडली रिएक्ट करेंगे विथ हॉट बॉइलिंग वाटर। आप क्या करो, मेटल तो नॉर्मल टेम्परेचर में है, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दो, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा जो कि फर्दर वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। दिस इज द रिएक्शन। मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है बॉइलिंग वाटर के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल गई है। अगर हम बात करें मेटल्स लाइक जिंक और एल्यूमिनियम के बारे में, ये रिएक्शन करते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की स्टीम के साथ में, ताकि इनका ऑक्साइड बन जाए और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाए। ये रही आपके पास रिएक्शन, जिंक ने स्टीम से रिएक्शन की, जिंक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो गई है। स्टूडेंट अभी तक हमने ऑक्सीजन की डिफरेंट कंडीशन में मेटल से रिएक्शन देखी और अब हम देख रहे हैं कि वाटर के साथ डिफरेंट कंडीशन में क्या रिएक्शन होती है डिफरेंट मेटल्स की। अब ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं मेटल आयरन के बारे में, स्टूडेंट आयरन तो क्या है, ये ऑर्डिनरी कंडीशन में वाटर से रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। ये रिएक्शन तब होगी जब हम स्टीम पास कर रहे हैं, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट कर दिया है और वो भी रेड हॉट आयरन पे। हम क्या करेंगे, पानी है, आयरन है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, आयरन को इतना हीट करेंगे कि वो रेड हॉट हो जाए, तब जाकर ये रिएक्शन करके अपना आयरन ऑक्साइड बना सकते हैं। क्लियर? यहां पर हीट दोनों को देनी है, ठीक है, तब जाके हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ में। मेटल जो होंगे वो हमेशा ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन कर पाएंगे और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं। बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, नोट करके रखिएगा, नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो मेटल मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ खुद को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। स्टूडेंट ध्यान रखना,
ये दो मेटल ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। जनरली जितनी भी मेटल्स हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाती है, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये ऐसी दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्लियर? तो हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट विद द सेम एसिड। नेक्स्ट, फास्ट रिएक्शन क्या है जो बहुत तेजी से होती हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एसिड से रिएक्शन करवाया, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन मतलब कि नॉट टू हाई इन स्पीड, नॉट टू लो इन स्पीड। एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, खुद का सॉल्ट बना लेते हैं और ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। देख सकते हो, जिंक ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड से, सॉल्ट बना है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो गई है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम और जिंक मॉडरेट रिएक्शन करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम फास्ट रिएक्शन करते हैं। अच्छा, फास्ट रिएक्शन हो रही है ये पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलता है कंटेनर में से, डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन में से जो हाइड्रोजन गैस के बबल निकल रहे हैं, बबल किस स्पीड से निकल रहे हैं ये हमें बताता है कि रिएक्शन जो है वो फास्ट है या स्लो है। क्लियर? स्लो रिएक्शन की बात करें, अगर आयरन है HCl से रिएक्शन करा दो, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आयरन का क्लोराइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन काफी स्लो स्पीड से ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में से, बबल्स आपको बहुत स्लो स्पीड से निकलते हुए दिखाई देंगे। बबल्स का फॉर्मेशन और एस्केप ये आपको बताता है कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन फास्ट है, मॉडरेट है या स्लो है। डन। कई बार मेटल रिएक्शन शो नहीं भी करते, किसके साथ में? एसिड के साथ में। जैसे कि कॉपर है, एसिड से रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन होगी ही नहीं। कॉपर के अलावा जैसे हम मर्क्यूरी की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, ये भी कुछ ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कुछ मेटल फास्ट कर रहे हैं, कुछ मेटल मॉडरेट रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ स्लो रिएक्शन कर रहे हैं और कुछ रिएक्शन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कॉपर इज इवन लेस देन आयरन। रिएक्टिविटी कॉपर की आयरन से काफी कम है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन की। जैसे कि अगर मेरे पास में कॉपर सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, किसका? कॉपर का। ठीक है, कलर क्या है सॉल्यूशन का? ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें जिंक मेटल को ऐड कर देता हूं तो इस कॉपर सॉल्ट में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद वो पोजीशन ले लेगा, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो गया है। जो सॉल्यूशन पहले कलरफुल था, ब्लू कलर का था, अब वो कलरलेस सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो ये कलर का चेंज होना प्लस कॉपर सॉल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देना जिंक का, ये इंडिकेशन है कि केमिकल चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डन। तो हम कह सकते हैं जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बट स्टूडेंट, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब, अगर आप ये सोचो कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैं कॉपर को रिएक्शन करवा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कॉपर डिस्प्लेस हो सकता है जिंक से, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? तो हम ये देख रहे हैं कि मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर तो सकता है, लेकिन मेटल सॉल्ट का मेटल को डिस्प्लेस करे ये जरूरी नहीं है। अब जितनी भी हमने रिएक्शंस देखी हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
नॉर्मल टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, रिएक्शन विद वाटर, ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, मॉडरेट वाटर स्टीम के साथ में, एसिड्स के साथ में रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इन सबको अगर हम समराइज करें तो हम मेटल्स को अरेंज कर देते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे। क्लियर है? तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन बिहेवियर कैसा था, रिएक्शन विद वाटर बिहेवियर कैसा था, रिएक्शन विद एसिड क्या था, रिएक्शन विद सॉल्ट क्या था, किसी भी मेटल का इस बिहाफ पर अगर हम मेटल्स को अरेंज करें तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आता है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब टॉप पर जो मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे जैसे सीरीज में नीचे जाते चले जाओगे आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल मिलता चला जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम मूव करने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, बॉटम टू टॉप मूव करने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये है आपके पास में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो मेटल का बिहेवियर था ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, हमने ये कंक्लूड किया कि लिथियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे ज्यादा क्विकली रिएक्शन जो देगा वो है लिथियम मेटल। सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो बहुत ही कम रिएक्शन शो कर पाएगा वो है प्लैटिनम। क्लियर? आप ये बात जानते हो, हमने पहले भी कहा था हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। बिल्कुल है, क्योंकि ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसीलिए नॉन मेटल है। लेकिन ये हाइड्रोजन मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। हाइड्रोजन मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को पोजीशन दी गई है। क्लियर? इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके हमें पता क्या चलता है, देखो हम इसे देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मेटल, हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मेटल एसिड में से और वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल हाइड्रोजन के अबव प्लेस्ड हैं, नीचे की बात नहीं करेंगे, मतलब लिथियम से लेकर के लेड तक, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड, ये सारे मेटल ऐसे हैं जो वाटर में से और एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन ये वो मेटल हैं जो एसिड और वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब ये लेस रिएक्टिव हैं। क्लियर है ये बात? हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके ये भी पता चलता है कि कौन सा मेटल किस मेटल सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। देखो अभी हमने देखा था कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा। अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में से जिंक को रिएक्शन करवाऊंगा तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं कॉपर को जिंक के सॉल्ट से रिएक्शन करवाऊंगा तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास में टिन का कोई सॉल्ट है और मैं उसे सोडियम से रिएक्शन करवाऊं तो सोडियम जो है वो टिन के सॉल्ट में से टिन को डिस्प्लेस कर पाएगा। लेकिन अगर मैं सोडियम के सॉल्ट को रिएक्शन कर रहा हूं टिन से तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। टिन सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन सोडियम जो है वो टिन को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये हमारे पास में अरेंजमेंट आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज का। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, काफी हेल्पफुल टेबल है हमारे लिए। क्लियर है? नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये रहा, हमने ये कहा था मेटल्स जैसे केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कैसे? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 2,5।
अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, एक नेगेटिव आयन दैट इज N-3 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। ऑक्सीजन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6 कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O-2 बना लेगा। देखो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल के आयंस पर आता है। फ्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 2,7 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1 का चार्ज आया और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल का बिहेवियर कैसा होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो 2 तरह का होगा, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्लियर? मेटल की तरह नॉन मेटल भी अपना ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। क्लियर? इधर देख लीजिए, अगर कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है एक्सेट्रा, सॉलिड नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। जैसे कार्बन ने रिएक्शन की ऑक्सीजन से, क्या बनाया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो, क्या बना लेता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा एसिडिक नेचर का ही है, ये एसिडिक नेचर का ही है। इसी तरह से सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड को, बनने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को पानी से रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, सल्फरस एसिड। ठीक है, H2SO3। सल्फर एक ऐसा ऑक्साइड भी बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसे अगर हम पानी में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज H2SO4। तो हम ये कह रहे हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड जो भी होगा वो पानी में डिसॉल्व करने पर एसिडिक सब्सटेंस बनाता है। क्लियर? अब हमने क्या कहा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स 2 नेचर शो करते हैं, या तो वो एसिडिक होंगे, जो रेस्ट होंगे वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। पानी भी हमारे पास एक न्यूट्रल ऑक्साइड ही है, न्यूट्रल ऑक्साइड ही है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, दे आर नाइदर एसिडिक, ना तो ये एसिडिक हैं नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक नेचर शो करते हैं ना ही ये बेसिक नेचर शो करते हैं। दे आर न्यूट्रल, पानी में डिसॉल्व करोगे ये पीएच में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब पीएच में कोई चेंज नहीं है, तो पानी का पीएच जो है वो 7 मेंटेन रहता है। पानी, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्साइड बनाया, पानी बना। वाटर भी न्यूट्रल ऑक्साइड ही है, मतलब ये रेड लिटमस को चेंज नहीं करते, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये था हमारे पास में 2 तरह का ऑक्साइड, एक हो गया एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा हो गया है न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। स्टूडेंट, अगर मेरे पास में कोई भी नॉन मेटल है, अगर मेरे पास में कोई भी नॉन मेटल है और हम उसे रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से, तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन होगी ये डिफरेंट कंडीशन में होती है। नॉन मेटल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में हाइड्रोजन से रिएक्शन कर पाएगा। कैसे, देखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है, बिल्कुल करनी है, क्या बनेगा, पानी। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। अगर दोनों गैसेस के मिक्सचर में से इलेक्ट्रिक स्पार्क हम देंगे तब जाकर के वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह से सल्फर एक नॉन मेटल है, बिल्कुल है,
हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है, बिल्कुल करनी है। क्या बनेगा? डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। कंडीशन क्या है? कंडीशन है टेम्परेचर 715 केल्विन। 715 केल्विन के टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्शन करेंगे, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा बन जाएगा। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है, बिल्कुल करनी है। क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? हमें आयरन चाहिए एज अ कैटलिस्ट। आयरन क्या है? कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर। दोनों का होना जरूरी है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 775 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर कितना चाहिए? 200 ATM का। क्लियर? तो ये सारी कंडीशन होंगी तब जाकर के दोनों रिएक्शन करेंगे और अमोनिया बना देंगे। स्टूडेंट, अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो अमोनिया फिर से डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हमें दे देता है। कैटलिस्ट क्या है? सुनो, यहां पर आयरन क्या है? आयरन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का जो काम करते हैं। आयरन क्या है? कैटलिस्ट। आयरन क्या है हमारा? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। मॉलिब्डेनम क्या है यहां पर? मॉलिब्डेनम क्या है यहां पर? ये है प्रमोटर। और प्रमोटर क्या करता है? ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। चलो, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, करेगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की फॉर्म में। कंडीशन क्या है? कंडीशन है डिफ्यूज्ड सनलाइट। अगर डिफ्यूज सनलाइट होगी तो ही क्लोरीन HCl से रिएक्शन करके HCl की फॉर्मेशन कर पाएगा। तो स्टूडेंट, हम ये कह रहे हैं कि हर नॉन मेटल डिफरेंट कंडीशन में ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की रिएक्शन विद वाटर और एसिड। स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल एसिड और वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर, इवन स्टीम। क्यों? क्योंकि अगर पानी से और एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो पानी और एसिड में जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, नॉन मेटल जो है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, डोनर कोई नहीं है। अगर सभी एक्सेप्टर हैं तो भी रिएक्शन नहीं होगी, सभी डोनर हैं तब भी रिएक्शन नहीं होगी। एक एक्सेप्टर है, एक डोनर है, तभी केमिकल रिएक्शन हो पाती है। डोनर ऑफ एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में सॉल्ट कौन सा है? सोडियम ब्रोमाइड। नॉन मेटल कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन नॉन मेटल को सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट से रिएक्शन करवा दिया। स्टूडेंट, जैसे मेटल्स को मेटल डिस्प्लेस करता है वैसे ही नॉन मेटल को नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा। यहां पर ब्रोमाइन नॉन मेटल है, क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा, सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइन गैस यहां पर लिबरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास में सोडियम क्लोराइड है और ब्रोमाइन से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है? तो अगर हम जिस तरह से मेटल की को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया था, क्या हम नॉन मेटल को भी रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है नॉन मेटल्स की। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हैलोजेंस ही आते हैं, जो कि काफी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन और लेस रिएक्टिव है हमारा आयोडीन। नोट की कर लीजिए इसे। नोट कीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमने देखा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं।
नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अगर कंपाउंड बनेगा दोनों के बीच तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा और कैसे बनेगा। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम बात कर रहे हैं हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। हमें यह जानना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल जो है ये दिया था हमें G.N. लुइस और W. कॉसेल ने इन द ईयर ऑफ 1916। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एन एटम, एक ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो स्टेबल है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एटम स्टेबल माना जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नोबल गैस के बारे में जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस में हीलियम भी आता है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर स्टेबल। ये कंसेप्ट ही वहीं से आया है। क्या नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब मेटल भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है और नॉन मेटल भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। मेटल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेता है बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर कोई एटम है और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है तो वो 3 तरह से ले सकता है। पहला, बाय लूजिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि जनरली मेटल्स करते भी हैं। बाय गेनिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल। गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल। बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करने का काम कौन करते हैं? जब कंपाउंड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जब कंपाउंड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर? गेन कौन करेगा? मेटल। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। लूज कौन करेगा? मेटल। गेन कौन करेगा? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन्स को जो रेडिकल बनेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कंपाउंड बनेगा, वही आयोनिक कंपाउंड है। इधर देखिएगा, आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किनकी बात हो रही है? मेटल्स की। ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किनकी बात हो रही है? नॉन मेटल की। ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास में पॉजिटिव रेडिकल बन गया, नेगेटिव रेडिकल बन गया, हम लोग ये बात जानते हैं कि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच बनेगा और यही हमारे पास में एक केमिकल बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द आयन, और यही हमारे पास आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है। नंबर, अब ये एक डेफिनेशन है स्टूडेंट। डेफिनेशन किसकी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी की। डेफिनेशन किसकी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इस डेफिनेशन को आप नोट करके रखिएगा। डेफिनेशन किसकी है? डेफिनेशन है इलेक्ट्रोवैलेंसी की। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में, और एग्जांपल लिया है हमने सोडियम क्लोराइड को। सोडियम एक मेटल एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से और बना लेगा एक कैटायन। कैटायन मतलब, कैटायन मींस पॉजिटिव आयन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। देखो ये रहा सोडियम। सोडियम को हमने आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन चला गया,
तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये देखो क्लोरीन रहा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। इसके रिजल्टेंट जो एनर्जी निकलेगी उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है? यस, इट इज 288। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है। इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा यही हमारे पास में NaCl है, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है। यहां पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बोथ इज 1, दोनों के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया है? 1। गेन कितना किया है? 1, इसलिए। क्लियर? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो पहला यह है आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन। ये क्या कैरी करते हैं? आयन कैरी करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैरी नहीं करते, सॉरी न्यूट्रल एटम कैरी नहीं करते। देखो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे CO2 के बारे में, क्या ये एक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। यहां पर कार्बन पर भी चार्ज 0 है और ऑक्सीजन पर भी चार्ज 0 ही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं NaCl के बारे में, सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज है, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ये न्यूट्रल है, लेकिन हर पार्टिकल पर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। आयोनिक कंपाउंड की अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो दे आर सॉलिड रूम टेम्परेचर पे और हार्ड, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। क्या कारण है आयोनिक कंपाउंड की हार्डनेस का? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है ये एक दूसरे को इतना टाइटली अट्रैक्ट करते हैं कि इनके बीच एक हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट एक बात बताओ, ये पॉजिटिव रेडिकल है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में सेम है, बोर्ड की 4 डायरेक्शन हो गई और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होगा। नेगेटिव रेडिकल है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हर डायरेक्शन में सेम है, बोर्ड के परपेंडिकुलर भी और बैक साइड भी। कहने का मतलब यह है कि जो पॉजिटिव रेडिकल है वो जितने नेगेटिव रेडिकल हो सकते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। जितने भी नेगेटिव रेडिकल हैं वो जितने पॉजिटिव रेडिकल को अट्रैक्ट कर सकता है करता है और हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल एक बहुत ही वेल मैनर्ड पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर? अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत ही वेल मैनर्ड पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। आप ऐसे देखो, ये जो एम्प्टी डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पॉजिटिव रेडिकल सोडियम को। अगर ऐसा है तो ये जो हमारे येलो डॉट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे नेगेटिव रेडिकल को। देखो, सेंटर का ब्लैंक होल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Na+ को। रिमेनिंग ये जो एक Na+ है ये टोटल 6 Cl- से सराउंडेड है इस अरेंजमेंट में। तो ये हमारे पास में एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है किसका? सोडियम क्लोराइड का। आप ऐसे देखिएगा, हर Na जो है वो 6 Cl- से सराउंडेड है और हर Cl- जो है वो 6 Na+ से सराउंडेड है। इस अरेंजमेंट के बिहाफ पर जो पैटर्न बनता है उसे ही क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर आयोनिक कंपाउंड एक स्पेसिफिक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट,
जनरली जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब आप उनको मेल्ट कर रहे हो, आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट कर रहे हो, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के अट्रैक्शन की वजह से बना है, पहले तो उनके बीच के अट्रैक्शन को कम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करो, तब जाके फिजिकल स्टेट कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई रहता है, काफी हाई रहता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल की वजह से बने हैं, इसीलिए जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्रिटल नेचर। देखो, ये मेरे पास में अरेंजमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का आयोनिक कंपाउंड में। जैसे ही मैंने हैमर से हिट किया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव से सराउंडेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से सराउंडेड है, ये एक पैटर्न बन गया। हैमर से हिट करते ही क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव के टच में आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के टच में आएगा। जब सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दे रिपल ईच अदर, और रिपल्शन इतना होगा कि दे गेट ब्रेक। दिस शोज द ब्रिटल नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये क्या करता है? ये आयोनिक कंपाउंड के ब्रिटल नेचर को शो करता है। क्लियर? तो अभी तक हमने बात की कि आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक प्रॉपर्टी और हमारी यहां पर अवेलेबल है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? अब हम ये बात जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो अपने अंदर चार्ज कैरी करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा देन डेफिनेटली आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर? An ionic compound exhibits electrical conductivity due to the movement of ions either in fused state or in soluble state in polar solvent. But in solid state, students, solid state में electricity conduct नहीं होती due to strong electrostatic force of attraction of free ion are absent. सॉलिड फिजिकल स्टेट है तो आयोनिक कंपाउंड एज एन इंसुलेटर वर्क करते हैं, लेकिन अगर मोल्टन फेज है, फ्यूज स्टेट है और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, देन डेफिनेटली आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक इस चैप्टर में हमने बात की मेटल नॉन मेटल की पोजीशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटलर्जी, वो है मेटलर्जी। क्लियर? हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी के बारे में, जो कि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बोर्ड में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी इज ए प्रोसेस ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, ऑल मेटल जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से हमें मिलती हैं, बिल्कुल, या तो फ्री स्टेट में मिलती है या फिर अपने कंपाउंड की स्टेट में हमें मिलती है। ठीक है, देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल दो फॉर्म में मिलेगी, या तो कंपाउंड की फॉर्म में या फिर फ्री स्टेट में। अब फ्री स्टेट किसे कहा जाता है? देखो, एक होता है नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब वो एलिमेंट्री स्टेट ही है और अनकंबाइंड स्टेट है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है स्टूडेंट। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स लो पोजीशन पर है, बिलो रिएक्टिविटी सीरीज हैं, उन्हें कहा वो नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। लेकिन एक स्टेट होती है कंबाइंड स्टेट। जितने भी मेटल टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज हैं या मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज हैं, ये हमेशा ही कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। कॉपर और सिल्वर ये ऐसे मेटल हैं जो नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं और कंपाउंड स्टेट में भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक डेफिनेशन के बारे में, जो है हमारे पास में मिनरल्स एंड ओर। मिनरल्स क्या है?
मिनरल्स उन नेचुरल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो नेचुरल कंपाउंड है और नेटिव और फ्री स्टेट दोनों में मिलते हैं, उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। डन। लेकिन मिनरल्स जो हैं, देखो नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, नेचर से मिलने वाली जो भी चीज आप यूज कर सकते हो वो सब मिनरल्स है, चाहे वो नेटिव फॉर्म में है या कंपाउंड फॉर्म में है। लेकिन उन यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ में कई बार इम्प्योरिटी भी एंगेज्ड होती है। जो इम्प्योरिटी एंगेज होती है उन्हें कहा जाता है गैंग और मैट्रिक्स। मिनरल्स के साथ में नेचर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हमें दे रहा है उन्हें कहा जाता है गैंग और मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं ओर के बारे में। स्टूडेंट, जिन मिनरल से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, जिन मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, उन्हें ओर कहा जाता है। ऐसा नहीं है मिनरल तो है, मेटल निकालना है लेकिन बहुत हार्ड प्रोसेस है, तो वो मिनरल ही है, वो ओर नहीं है। या फिर मिनरल है, हमें मेटल निकालना है, मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए इस मिनरल से मेटल निकालने में, लेकिन जब हम मार्केट में सेल करने गए तो मुझे कुछ 100 रुपए ही मिले, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी वो मिनरल हमारा ओर कहलाएगा। अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ ओर के बारे में बात करूं तो हमारे पास में काफी तरह के ओर अवेलेबल है, जैसे सल्फाइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, हैलाइड्स है, एक्सेट्रा। अनरिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में ही होते हैं, हम देख चुके हैं। अब देखो, अगर मेटल्स जो हैं वो स्लाइटली रिएक्टिव हैं तो वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, अगर हाईली रिएक्टिव हैं तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और अगर मोस्ट रिएक्टिव हैं तो वो कार्बोनेट, सल्फेट और हैलाइड सबकी फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक टेबल है आपके पास जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सा मेटल किस फॉर्म में नेचर में मिलता है और उस ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसको एक बार रफली देखिएगा। वैसे केमिकल फॉर्मूले भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि ओर क्या है, नाम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है उस ओर का। देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और रिफाइन करना है। जिस प्रोसेस से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिफाइन भी कर सकते हैं उसे कहा जाता है मेटलर्जी। ओर्स जनरली कंटेन अनवांटेड इंप्योरिटीज, इन्हें कहा जाता है गैंग और मैट्रिक्स। प्रोसेस क्या है मेटलर्जी के? पहला प्रोसेस है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग। वन बाय वन हम हर स्टेप को यहां पर स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बारे में। देखो, ये है हमारे पास में हैमर मिल और ये है हमारे पास में पल्वराइजेशन स्टैंप मिल। अर्थ से जो बड़े बड़े लंप हमने निकाले हैं उनको आप दो मूविंग प्लेट्स के बीच में रख दीजिए। ये जो प्लेट्स है ये स्टेशनरी प्लेट है, देखो ये जो प्लेट है ये स्टेशनरी है और ये जो प्लेट है ये मूवेबल है। यहां पर लंप आया ओर का, हमने इस प्लेट को मूव कराया, जैसे जैसे ये नीचे जाता चला जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे मूव करता चला जाएगा इसका साइज छोटा होता चला जाएगा। मतलब हमने क्या किया, जो बड़ा लंप है उसे कन्वर्ट कर लिया स्मॉल लंप में। कैसे? पल्वराइजिंग, क्रशिंग के थ्रू। अब हम क्या कर रहे हैं, इन बिग लंप को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइन पाउडर में। ये जो स्मॉल लंप हमने बनाया, देखो ये बिग लंप था, इससे बनाया, ये जो बिग लंप था, ये जो बिग लंप था इससे हमने बनाया स्मॉल लंप, और स्मॉल लंप को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें फाइन पाउडर में। जो फाइन पाउडर हमारे पास बनता है उसे ही कहा जाता है पल्वराइजेशन, और पल्वराइजेशन कहा किया जाता है स्टैम्प मिल और बॉल मिल के अंदर। ठीक है, फायदा क्या है स्टूडेंट? आप ये देखो, हो सकता है देखो हो सकता है अगर ये बिग लंप है और आपको इसे हीट करना पड़े तो बड़े लंप को हीट करने में एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। अगर पाउडर की फॉर्म में होगा तो एनर्जी कम लगेगी और हीट भी यूनिफॉर्म
होगा। दूसरा, अगर इसके अंदर एयर अवेलेबल है, वैक्यूम जनरेटेड है या जो भी इम्प्योरिटी है, हम लंप को देख के नहीं बता सकते एयर है या नहीं है। पाउडर में करोगे एयर सारी निकल जाएगी, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। अभी तक हमने सिर्फ बिग लंप को क्रश किया है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एनरिचमेंट करना है या कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो अभी तक जो हमने ओर लिया है उसके अंदर मेटल का कंपाउंड तो है ही सही, प्लस उसके अंदर गैंग और मैट्रिक्स भी अवेलेबल है। जो हमारा स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट का, हम क्या करेंगे, मेटल कंपाउंड का परसेंटेज इंक्रीज हो, गैंग और इंप्योरिटी का परसेंटेज कम हो उस मिक्सचर में से, उस ओर में से, ये हमारा टारगेट है। पहला हम कर रहे हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग ये मेथड डिपेंडेंट है डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द ओर पार्टिकल एंड द इंप्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट, ये जो प्रिंसिपल है ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको नोट करके रखना है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर पार्टिकल एंड द इंप्योरिटीज। किन सब्सटेंसेस का हाइड्रोलिक वॉशिंग की जाती है, जैसे ऑक्साइड ओर की, कार्बोनेट ओर की या फिर सल्फेट ओर की। करते कैसे हैं, देखो हमारे पास में ये एक स्लोपी सरफेस वाली टेबल है, ये एक स्लोपी सरफेस वाली टेबल है। इस स्लोपी सरफेस के ऊपर हमने कुछ इस तरह के ग्रूव्स बना दिए, उभार बना दिए हैं, और ये रहा हमारा पाउडर्ड ओर। इस पाउडर्ड ओर के साथ में हम एक स्ट्रीम पास कर रहे हैं, किसकी, वाटर की। वाटर की स्ट्रीम को अगर हम पास करते हैं तो पाउडर्ड ओर जो है वो यहां से पास होकर के जाएगा। अब देखो जो हमारा ओर है वो हैवी है पानी के अंदर, और जो हमारा गैंग है वो जो है वो लाइट है। वो क्या है, लाइट है। पानी के साथ साथ जितना भी ओर होगा वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा वाटर और गैंग। यहां पर हमें मिलेगा वाटर और गैंग, और जितना भी मेटल का ओर है वो इन ग्रूव्स में यहां पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी गैंग है वो पानी के साथ यहां रह गया, और जितने भी मेटल्स के ओर हैं, कार्बोनेट है, सल्फेट हैं, वो इन ग्रूव्स में रह जाएंगे। फिर हम स्क्रैच करके उनको निकाल सकते हैं। तो गैंग के पोर्शन को कम करने के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग एक हमारा मेथड है। किन सब के लिए यूज किया जाता है, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट ओर के लिए। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। प्रिंसिपल क्या है, देखो हमारे पास में ओर है, दूसरा हमारे पास गैंग है, हमारे पास वाटर है, दूसरा हमारे पास ऑयल है। ओर के पास चॉइस है वो वाटर के साथ जाए या ऑयल के साथ जाए। ओर ने चुन लिया है ऑयल को, ठीक है। गैंग है, गैंग के पास अब ऑप्शन बचा नहीं तो वो जाएगा वाटर के पास में। यही हमारे पास में प्रिंसिपल है किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल। क्लियर। किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जनरली सल्फाइड ओर के लिए। किन के लिए यूज किया जाता है, जनरली सल्फाइड ओर के लिए इन्हें यूज किया जाता है। क्या किया हमने, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया, हमने लिया है पानी, और पानी के साथ हम ऑयल यूज कर रहे हैं। आप इसमें ऑयल यूज कर सकते हो पाइन ऑयल, आप टर्पेंटाइन ऑयल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यूके लिप्टस ऑयल भी यूज कर सकते हो। सस्ते जो चीप ऑयल जो होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो।
फिर आपने इसके अंदर कर दिया ऐड ओर को, जिसके अंदर गैंग भी अवेलेबल है। गैंग मतलब देखो हम करना क्या चाहते हैं, ओर का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, गैंग का परसेंटेज कम करना चाहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, ओर जो है वो जाएगा ऑयल के साथ में, गैंग जो है वो रहेगा पानी के साथ में। अगर इस पूरे अरेंजमेंट में हमने मैकेनिज्म बना दिया कि हम एयर को पास कर सकें, जैसे ही एयर आएगी यहां पर बबल बनेगा, बबल की सरफेस किसकी होगी, किसकी होगी, ऑयल की, और बबल जिसकी सरफेस पर ऑयल है उस पर स्टिक हो जाएगा हमारा ओर, सरफेस पर क्या स्टिक हो जाएगा, ओर। क्या ये बबल ऊपर अपर सरफेस पर आएंगे, आएंगे, एक्सप्लोड होंगे। कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि वाटर की सरफेस पर एक लेयर बन गई है सल्फाइड के ओर की, और जितनी भी इंप्योरिटी थी वो बॉटम में कलेक्ट हो गई है। क्यों, क्योंकि ऑयल अपने साथ सल्फाइड ओर को लेके गया सरफेस पे और एक्सप्लोड हो गया, तो ऑयल और सल्फाइड ओर ऊपर रह गया, इंप्योरिटी पानी में हैवी हो गई तो वो बॉटम में कलेक्ट हो गई है। तो ये हमारे पास में है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सिंपल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज कॉमनली यूज फॉर सल्फाइड ओर। किस किस के लिए यूज कर सकते हो, कॉपर, जिंक और लेड के लिए। मेटल सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो मेथड हम लोग देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट, प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। कैसे, हमारे पास पाउडर्ड ओर है, देखो हमने दो रोलर लिए, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक है नॉर्मल रोलर, दोनों को कन्वेयर बेल्ट से कनेक्ट कर दिया, ये रही हमारी कन्वेयर बेल्ट। अब अगर ये रोलर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये रोलर भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। पाउडर्ड ओर जब हम इसके ऊपर डालेंगे, यहां पर मैग्नेटिक ओर भी है और नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी भी है। जैसे ही हम गए, जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी के पार्टिकल हैं वो अपना एक अलग से पाइल बना लेंगे, जबकि भी मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से मैग्नेटिक पार्टिकल अपना एक अलग से पाइल बना लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ओर चाहिए था। मैंने ये कहा कि हमारा जो ओर है वो मैग्नेटिक है, तो ये हमें ओर मिल गया, और जबकि भी जो गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो ये हमारे पास हमारा हो गया गैंग। इज दिस क्लियर। हमारा ओर जो है वो मैग्नेटिक है, उसका पाइल अलग बनेगा, जो गैंग है नॉन मैग्नेटिक है उसका पाइल अलग बन जाएगा। पाइल का मतलब ढेर, ठीक है। तो ये हमारे पास में है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये यूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ओर, जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। जो आप लोगों ने पल्वराइजेशन किया फिजिकल मेथड था, और जो आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन किया वो भी फिजिकल मेथड ही है। अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स को कन्वर्ट करने की केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रोसेस से। पहला है हमारे पास में कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। इसे दो तरह से किया जाता है। पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्यों किया जाता है, टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। दूसरा पानी को रिमूव करने के लिए, और तीसरा वॉलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। आपसे इंटेंशन भी पूछा जाएगा। पहला क्या है, कार्बोनेट को कन्वर्ट कर, कैल्सिनेशन क्या है पहले वो देख लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम ओर को इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो हमारा प्रोसेस होगा कैल्सिनेशन। क्यों किया जाता है, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए,
पानी को हटाने के लिए और वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। एग्जाम्पल, जिंक का कार्बोनेट अवेलेबल है जिसका नाम है कैलामाइन। अगर मैंने इसे इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगी। डन। आयरन का कार्बोनेट है जिसे हम कहते हैं सिडेराइट। कैल्सिनेशन किया, इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हो, आयरन ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल जाएगी। अल्टीमेटली हम कैल्सिनेशन कर क्यों रहे हैं? ताकि जो भी ओर है वो मेटल का ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रोसेस रोस्टिंग के बारे में। व्हाट इज रोस्टिंग? इट इज हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रांगली। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम मेंशन कर रहे हैं वर्ड स्ट्रांगली। स्ट्रांगली क्यों? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन किया था इन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्यों करते हैं? ताकि सल्फाइड और जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए, वॉलेटाइल इंप्योरिटी जो है वो रिमूव हो जाए। देखो, जिंक का सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, मतलब रोस्टिंग कर दी, काफी तेज हीट करोगे, जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल जाएगी। इसी तरह से आयरन का ओर है आयरन पायराइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, अल्टीमेटली रोस्टिंग कर दिए हमने, आयरन का ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टूडेंट, चाहे प्रोसेस कैल्सिनेशन हो चाहे प्रोसेस रोस्टिंग हो, हमें प्रोडक्ट में मिलना मेटल का ऑक्साइड ही है। अब आप ये सोच रहे होगे सर मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो इसका फायदा क्या हुआ? वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में? देखो, एक्चुअल में अगर मेटल का ऑक्साइड है तो उसे मेटल में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर है? अगर मेटल का कार्बोनेट है, सल्फेट है, हैलाइड है तो हमें उसे कन्वर्ट करना आसान नहीं है, लेकिन मेटल का अगर ऑक्साइड होगा तो उसे मेटल में कन्वर्ट करना आसान है। देखो कैसे? पहला हम बात कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस से ऐड करा दे, देखो, तो वो हमारे पास रिडक्शन है। मेटल का मर्क्यूरिक सल्फाइड एक और है मर्क्यूरी का, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराया, मेटल ऑक्साइड बनेगा। स्टूडेंट, अगर आप फोकस करो तो ये हमारे पास में रोस्टिंग ही है। रिडक्शन बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। मर्क्यूरी का सल्फाइड है, रोस्टिंग किया, मर्क्यूरी का ऑक्साइड बना। सर, रिड्यूस कहां हुआ? ऑक्साइड ही तो मिला है। वो अब होगा, क्या होगा? जो हीट हमने दी थी रोस्टिंग में, वही हीट हमारे मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कन्वर्ट कर देती है? मेटल में कन्वर्ट कर देती है। ऑक्सीजन चली गई तो अल्टीमेटली रोस्टिंग से ही हमें प्योर मेटल मिल गया। यह है सेल्फ रिडक्शन या रिडक्शन बाय हीटिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिडक्शन बाय यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज कर रहे हैं? या तो आप कार्बन यूज कर लो या फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हो। जैसे कि जिंक का ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन करवाओ। देखो, ऑक्सीजन के पास ऑप्शन है, या तो वो कार्बन के साथ जाए या जिंक के साथ जाए। ऑक्सीजन ने क्या चूज किया? कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, जिंक हमारा फ्री हो गया, तो हमें मेटल ही चाहिए था। आयरन का ऑक्साइड है, कार्बन के साथ हीट कराया। अब ऑक्सीजन के पास चॉइस है, या तो वो आयरन के साथ रहे या कार्बन के साथ रहे। तो ऑक्सीजन ने चूज किया कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और आयरन हमारा फ्री हो गया है। तो अल्टीमेटली हमें प्योर मेटल ही चाहिए था, वो हमें मिल रहा है। बट एक डिसएडवांटेज है, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने का एक डिसएडवांटेज है। क्या है? जो ये कार्बन है वो स्मॉल ट्रेसेस की फॉर्म में हमें मिलता है। ये जो मेटल हमें मिल रहा है ना स्टूडेंट, ये जो मेटल हमें मिल रहा है, ये हमारे पास में
ये जो मेटल हमें मिल रहा है इसके अंदर कुछ पार्टिकल कार्बन के भी ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेटल है वो ब्रिटल हो जाता है। ये डिसएडवांटेज है, वो प्योर मेटल नहीं रहता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड की, आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाया, आयरन फ्री हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। ये एक एडवांटेज है, ये क्लीन मेथड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम की। कुछ मेटल ऐसे हैं जिन्हें एल्यूमिनियम से ही रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब सॉरी, आयरन को एल्यूमिनियम से भी रिड्यूस कर सकते हैं, ये अच्छा मेथड है। कार्बन से करोगे तो अच्छा आयरन नहीं मिलेगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया, मैंगनीज फ्री हो गया, एक्चुअली ये मैंगनीज ऑक्साइड नहीं है, मैंगनीज हमारा फ्री हो गया, यही हमें चाहिए था, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा मिल गया है। देखो, क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम यहां पर क्या एल्यूमिनियम क्या यूज हो रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्रोमियम हमारा फ्री हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा बन गया है। आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया, आयरन फ्री हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा बन गया है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों ही एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं, दोनों ही एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं। जब कभी भी एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम लिया जाता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट प्रोसेस। जब कभी भी एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगे, उसे थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। थर्ड हम बात कर रहे हैं रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कैसे? जितने भी एक्टिव मेटल है उनका रिडक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का आयन है, मोल्टन फेज में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नॉर्मल मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है हमारे पास में एल्यूमिनियम या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सॉरी, इट्स ओनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑफ मोल्टन सॉल्ट द मेटल्स आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो प्योर मेटल है वो मिलेगा कैथोड पे हमेशा। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मेटलर्जी परफॉर्म कर रहे हो तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहा जाता है। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो, यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो हम इसके अंदर क्रायोलाइट ऐड करते हैं, इट इज Na3Al(F6) और हम इसके अंदर फेल्सपार भी यूज करते हैं, दैट इज CaF2। ये दोनों सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो हाई था उसको थोड़ा सा कम कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो, अभी तक जो मेटल हमने पाया है बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन एंड बाय रिडक्शन, ये क्रूड मेटल है, दिस इज नोन एज क्रूड मेटल। क्रूड मेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी भी इसमें इंप्योरिटी बाकी है। तो हम अब जो क्रूड मेटल को प्योरीफाई करेंगे इसे कहा जाता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का पहला मेथड है लिक्विफिकेशन। देखो, मेरे पास मेटल है, मेरे पास में इंप्योरिटी है, इस मेटल के साथ में इंप्योरिटी है, मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इंप्योरिटी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है। तो आप क्या करो, अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, इंप्योरिटी जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगी मेल्ट हो करके, जबकि मेटल जो है वो अभी भी सॉलिड ही है। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्वेशन कह सकते हो और लिक्विफिकेशन भी कह सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। स्टूडेंट, मेरे पास में मेटल है,
और इसके अंदर इम्प्योरिटी है। क्या है? इम्प्योरिटी। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा, इम्प्योरिटी जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगी, दिस इज इवेपोरेशन, और फिर ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कंडेंसेशन। अल्टीमेटली इम्प्योरिटी हमारी चली गई और मेटल जो है वो हमारा प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। किन मेटल्स के लिए किया जाता है? लाइक जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में। कैसे किया जाता है, चलो हम वो देखते हैं। हमारे पास में कंटेनर है, देखो ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर एनोड हमने बना दिया है, इट इज इम्प्योर कॉपर, और जो कैथोड हमने बनाया है ये है प्योर कॉपर। स्टूडेंट, जो इम्प्योर कॉपर का एनोड है ये जनरली थिक बनाया जाता है एट द इनिशियल ऑफ द स्टेज, और जो कैथोड है जो प्योर कॉपर का है ये बहुत ही थिन बनाया जाता है। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो इम्प्योर एनोड है यहां से कॉपर के रेडिकल सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन जो कि Cu प्लस और SO4-2 आयन कंटेन कर रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर Cu प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। जितना Cu प्लस एनोड से सॉल्यूशन में आएगा उतना Cu प्लस सॉल्यूशन से कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके एनोड का साइज डिक्रीज होने लगेगा, कैथोड का साइज इंक्रीज होने लगेगा, और कुछ समय के बाद हमें देखेंगे कॉपर एनोड पूरी तरह से वैनिश हो चुका है और कैथोड जो है वो बहुत सफिशिएंट मास गेन कर चुका है। ये जो पूरा मेथड है ये इलेक्ट्रिसिटी पास के बिहाफ पर है। अब जो इम्प्योर कॉपर में इम्प्योरिटी थी, देखो अगर जो भी इम्प्योरिटी है या तो वो सॉल्यूबल होगी या फिर वो इनसॉल्यूबल होगी। अगर इम्प्योरिटी सॉल्यूबल है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। अगर इनसॉल्यूबल है तो वो सेडिमेंट हो जाएगी। अगर इम्प्योरिटी इनसॉल्यूबल सेडिमेंट हो रही है उसे ही कहा जाता है एनोड मड। देखो अगर डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूबल इंप्योरिटी डिसॉल्व हो गई तो कोई नया टर्म नहीं है, लेकिन अगर एनोड से इंप्योरिटी इनसॉल्यूबल है और सेडिमेंट हो रही है बॉटम में, इसे कहा जाता है एनोड मड। ठीक, नेक्स्ट इन इलेक्ट्रोड, देखो मैं बता चुका हूं एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल का होता है, प्योर मेटल जो है वो एज अ कैथोड यूज की जाती है। नेक्स्ट एक रफ मेथड है हमारे पास, एक कॉमन मेथड है जोन रिफाइनिंग एंड वैन आर्कल मेथड। ये आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक को रेफर कीजिएगा क्योंकि बोर्ड लेवल में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। एनसीईआरटी में ये दो मेथड मेंशन भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में। मेटल जो है अब तक प्योर फॉर्म में मिल गया, लेकिन कुछ मेटल एयर के एक्शन की वजह से खराब होने लग जाती है। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या है? The process of deterioration of metal as a result of its reaction with air and water, or you can say from surrounding. Corrosion of iron, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है और रिएक्टिविटी ज्यादा है तो देन डेफिनेटली मेटल कोरोड हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ए, बी और सी।
पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने एक आयरन की नेल रखी है। एक्चुअली तीनों ही टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने आयरन की नेल रखी है। पहली टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल के साथ रखा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दूसरे में हमने लिखा बॉइल्ड वाटर, और बॉइल्ड वाटर भी ऐसा जिसके ऊपर हमने ऑयल की लेयर बना दी है। थर्ड टेस्ट ट्यूब ऐसा है जिसमें जो आयरन की नेल है वो आधी पानी में डिप्ड है और हाफ एयर के अंदर अवेलेबल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग ज्यादा होगी, तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब सी में रस्टिंग होगी, ए और बी में रस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, पानी नहीं है। यहां पर क्या है? पानी है, ऑक्सीजन नहीं है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है? पानी भी है और ऑक्सीजन भी है। रस्टिंग अगर सी टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि पानी और ऑक्सीजन दोनों होना जरूरी है ताकि आयरन की रस्टिंग हो सके। रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला है आप उस पर ऑयल पेंट कोट कर दो। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए आप ऑयल पेंट कोट कर दो, ग्रीस कोट कर दो, वार्निश कर दो। दूसरा है आप उस पर एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक को कोट कर सकते हो। अगर जिंक को कोट यूज किया जा रहा है आयरन को कोट करने के लिए, इस मेथड को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। हम टिन को भी कोट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की कोटिंग ऑन आयरन। टिन की कोटिंग करोगे तो वो टिन का मेथड अलग है। थर्ड मेथड जो है आयरन को बचाने का वो है अलॉइंग। आप क्या करो, आयरन के साथ कोई दूसरा मेटल या दूसरा नॉन मेटल ऐड कर दो। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को आयरन के साथ कम कर देगा। एज अ रिजल्ट आयरन हमारा रस्ट नहीं होगा। ओके, टू डिक्रीज द रस्टिंग ऑफ आयरन सर्टन एंटीरस्ट सॉल्यूशन आर यूज्ड। अब एंटीरस्ट सॉल्यूशन कौन से हैं हमारे पास में? एल्केलाइन फॉस्फेट आर यूज्ड एज एंटीरस्ट। स्टूडेंट पूछा जाता है विच सॉल्यूशन आर एंटीरस्ट? एल्केलाइन फॉस्फेट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। देखो, ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। हम ये बात जानते हैं कि एल्यूमिनियम पानी से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये फ्रेश एल्यूमिनियम है और ये पानी से रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन स्टूडेंट, ये कंटेनर फ्रेश एल्यूमिनियम का नहीं होता है। इस कंटेनर के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होने की वजह से ही हमारा जो पानी है वो फ्रेश एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसीलिए हम कंटेनर यूज कर पाते हैं, वरना हमारे घर के सारे एल्यूमिनियम कंटेनर अब तक डिग्रेड हो जाते। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोजन ऑफ कॉपर के बारे में। मार्केट से हम कॉपर लेकर के आए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेता है। यही हमारे पास में एक ब्लूइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाता है और यही हमारे पास में कोरोजन ऑफ कॉपर। ये डलनेस बना देता है कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर। इसी तरह से अगर हमारे पास में सिल्वर का ऑर्नामेंट है तो वो एटमॉस्फेरिक सल्फर के डाइहाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस यहां से चली जाती है। ये जो सिल्वर सल्फाइड बन रहा है इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने बात की कोरोजन के बारे में, कोरोजन को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कॉपर के कोरोजन को, सिल्वर के कोरोजन को, रस्टिंग ऑफ आयरन को। हमने चैप्टर मेटल नॉन मेटल यहां पर कंप्लीट कर लिया है। मेटल नॉन मेटल में हमने बात की एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल,
आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से रिएक्शन हैं, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन कैसे दूर किया जाता है। इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।